हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नॉमिनेशंस। नॉमिनेशंस का मतलब है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको राइट कर दिया जाता है अपॉइंट करने का कोई भी पर्सन। मतलब जैसे हम मान लो कोई भी फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लो हमने बैंक का फॉर्म भरा है, तो बैंक में मान लो हमारी डेथ हो जाती है, तो उस केस में बैंक से विड्रॉ कौन कर सकता है, उसे बोलते हैं नॉमिनी। इसी तरह से एक नॉमिनेशंस होता है। नॉमिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको राइट होता है कोई भी अपॉइंट करने का एक पर्सन जो कि रिसीव कर सकता है क्लेम ऑफ मनी को इन केस ऑफ हिज डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स। ठीक है, दिस इज़ नोन एज नॉमिनेशन एंड द पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड द नॉमिनी। क्लियर है। द पॉलिसी होल्डर कैन बी अपॉइंटेड मोर और वन पर्सन एज अ नॉमिनी। एक और एक से ज़्यादा भी नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। नॉमिनेशन जो है वो ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड एज कैंसल्ड इफ़ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव टिल द डेथ ऑफ द मेजॉरिटी। अगर मान लो आप अपनी पॉलिसी की मेजॉरिटी तक आप खुद ही जिंदा हैं, तो उस केस में जो नॉमिनेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। उसमें ऐसा नहीं कि जो नॉमिनेशन पर्सन है वो क्लेम कर दे कि मेरे को मिले, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कैंसिल कर दिया जाता है उस केस में जहाँ पर खुद जो पॉलिसी होल्डर होता है वो अगर जीवित है या सर्वाइव कर रहा है। तो नॉमिनेशन जो होता है वो गवर्नमेंट के सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस 1938 एक्ट के अंडर आता है। प्रोसेस क्या होती है नॉमिनेशन की? एट द टाइम ऑफ द प्रपोज़ल, जब हम प्रपोज़ल को फिल कर रहे होते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपने एक नॉमिनेशन भरना है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके अंदर उसका नाम, उसकी एज, उसका एड्रेस और उसका रिलेशन जो है आपके साथ वो भरना होता है। एक होता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। जो आपका पॉलिसी होल्डर होता है या जिसकी लाइफ एश्योर्ड होती है वो अपनी राइट्स को अपॉइंट कर सकता है चेंज द नॉमिनेशंस आफ्टर द इंश्योरेंस ऑफ द पॉलिसी। कहता है इस केस में पॉलिसी होल्डर जो होता है वो सबमिट करता है एक रिटर्न रिक्वेस्ट इंश्योरर को। वो कहता है इंश्योरर जो है रजिस्टर करता है सेम रिकॉर्ड्स को एट द टाइम ऑफ मेचोरिटी या एट द टाइम ऑफ क्लेम। ठीक है, उसके बाद इसके फीचर्स होते हैं कुछ। कौन कौन से फीचर्स हैं इसके? वो कहता है द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द नॉमिनेशन। कौन कौन से हैं फीचर्स? फर्स्ट आता है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको राइट होता है रिवोक और कैंसिल करने का जो नॉमिनेशन होता है एट एनी टाइम। जो भी आपकी टर्म्स ऑफ पॉलिसी होती है उसके ड्यूरेशन के अंदर आपकी पॉलिसी को रिवोक करने का पूरा अधिकार होता है, कैंसिल करने का। तो एक से ज़्यादा नॉमिनी भी बनाए जा सकते हैं। जो नॉमिनी रिसीव करता है बेनिफिट ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी और द बिहाफ ऑफ द लीगल्स हेयर ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। वो कहता है नॉमिनी जो होता है वो सारे के सारे अधिकार ले लेता है उस टाइम में अगर आपके पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। उसके अलावा जो नॉमिनी होता है उसका कोई भी ऐसा अधिकार नहीं होता जो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी को किसी भी तरीके से। मीन आपकी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस अगर करें तो वो नॉमिनी नहीं कर सकता है। अगर आपका इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर दोनों ही डिफरेंट हैं देन ओनली इंश्योर्ड पर्सन को ही राइट होता है अपना अपॉइंटमेंट नॉमिनी बनाने का। अगर इन केस ऑफ असाइनमेंट, अगर आपका असाइनमेंट है तो उस केस में जो नॉमिनेशन है वो भी अपने आप से कैंसिल हो जाता है। असाइनमेंट याद है बेटा, जो पिछले टॉपिक में मैंने आपको करवाया था कि असाइन कर दिया जाता है एक असाइनी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी इजी फॉर्म में बता देती हूँ। असाइनमेंट्स में क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने कोई लोन लेना है और आप लोन लेते वक्त आप अपनी पॉलिसी को गिरवी रख देते हैं, असाइन कर देते हैं एक पर्सन को कि मतलब आप ही उस पॉलिसी को कैश करवाएंगे या जब वो मैच्योर होएगी या मेरी डेथ हो जाती है तो जो भी आपको कैश मिलेगा वो उस असाइनी को मिलेगा। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। वो कहता है अगर आपका नॉमिनी जो है वो माइनर है तो इंश्योरेंस जो है वो अपॉइंट कर देते हैं उसका एक गार्डियन, और वो गार्डियन जो है वो साइन करता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को और उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी सारी पॉलिसी चलती है। वो कहता है गार्डियन जो है वो चेंज किया जा सकता है किसी भी टाइम पर एज अ इंश्योर्ड जो पर्सन है उसके थ्रू, और जो माइनर है वो मेजर में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आप जो गार्डियन का स्टेटस है वो बना रहता है, और जैसे ही वो माइनर मेजर में कन्वर्ट हो जाता है उसी टाइम गार्डियन का जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा आपका ये अंडर सेक्शन 39 के इंश्योरेंस 38 में आता है नॉमिनेशन। तो इसीलिए इसमें कुछ रूल्स हैं, जो प्रोविज़न्स हैं वो क्या क्या हैं, वो सेम यही प्रोविज़न्स हैं जो आपने अभी ऊपर पढ़े हैं ना, इसके फीचर्स वही चीज़ें हैं, बस उससे अलग आपका कि इसके अंदर आपको कितने रुपए का भी फ़ीस होनी चाहिए, आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, प्रपोज़ल के टाइम पर कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आप जब पढ़ेंगे
इसके अंदर, तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो जाएंगे। जैसे कि आपका जो नॉमिनेशन होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है अगर आपने असाइनमेंट कर रखा है पॉलिसी का। और इसके अलावा अगर आपका कोई जो इंश्योरर होता है उसको इन्फॉर्म करना होता है अगर आप नॉमिनेशन को कैंसिल कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं अपने प्लान को, या इंडोर्समेंट कर रहे हैं, या आप नॉमिनेशन के बाद असाइनमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है। इसी तरीके से जो नॉमिनी होता है वो एक टाइम में प्रपोज़ल जब होता है उसी टाइम अपॉइंट करते हैं उसको, ठीक है, उसका प्रॉपर एड्रेस वगैरह लिखा जाता है। वही सारी चीज़ें आपके इस प्रोविज़न्स ऑफ नॉमिनेशंस के अंदर आती हैं। उसके बाद आपका आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। वो कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम क्या चीज़ होती है। वो कहते हैं प्रीमियम एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि इंश्योर्ड पर्सन या जो पॉलिसी होल्डर होता है वो इंश्योरर को एक लमसम अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट के तौर पर जो इंश्योरेंस को कवर करती है उसको देता है, ठीक है। अगर हम इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग पढ़ें, जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मनी जो कि चार्ज की जाती है, एक सर्टेन अमाउंट जो इंश्योरेंस को कवर करती है, कॉल्ड किया जाता है प्रीमियम से। वो कहता है प्रीमियम एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जो कि रिस्क एक्सेप्टेड होती है, इंश्योर्ड बेस्ड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ होती है। इट बी कंसीडर्स अगेन द रिस्क अंडरटेकन बाय द इंश्योरेंस अंडर द सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है ये सब कुछ, और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही इन सब चीज़ों को किया जाता है। वो कहता है जो इंश्योरेंस रेगुलर अथॉरिटी होती है वो प्रीमियम को ऑफिशियली जो है वो ऑफिस ईयरली प्रीमियम या जो प्रीमियम्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करती है। वो कहता है कितने प्रीमियम होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर प्रीमियम जो कि पे किया जाता है पॉलिसी होल्डर को सिक्योर कर बेनिफिट्स अंडर द पॉलिसी। एक होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अगर आप कुछ भी ले रहे हैं अपने रेगुलर प्रीमियम से अलग, अगर रेगुलर पॉलिसी से अलग आप कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के तौर पर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा रिस्क वगैरह के लिए। एक होता है राइडर प्रीमियम से होता है, वो कहता है ये ऑप्शन होती है एक्स्ट्रा अगर बेनिफिट जो होता है इंश्योरर्स को, पॉलिसी होल्डर को, जिसको कि राइडर बोला जाता है, ठीक है, वो राइडर को अगर ऑप्शन बेनिफिट्स लेने हैं इनके एक्स्ट्रा कुछ भी, तो वो राइडर जो है उसका प्रीमियम किया जाता है। वो कहता है इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम जो होता है राइडर को देना पड़ता है, वो कहता है उसको राइडर प्रीमियम बोला जाता है। राइडर्स प्रीमियम जो होता है वो 4 तरीके का होता है। एक होता है फैमिली इनकम बेनिफिट्स वगैरह के लिए एक प्रीमियम, जैसे मान लो आप ज़्यादा पेंशन रखना चाहते हैं बुढ़ापे के बाद तो आप ज़्यादा प्रीमियम पे करें, ठीक है, या फिर फुल कंप्लीट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स वगैरह के लिए, या पार्टली डिसेबल बेनिफिट्स वगैरह के लिए, या प्रीमियम वेवर्स बेनिफिट्स वगैरह, ये 4 तरीके के राइडर प्रीमियम होते हैं। ये भी आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम की तरह ही होता है, बस उसमें आपका रिस्क कवर हो जाता है, इसमें आपको बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहता है मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम आपका कुछ भी हो सकता है, आपका ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ठीक है। वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाता है आपके प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी या पेमेंट्स के बेसिस पर। वो कहता है जो प्रीमियम होता है वो अगर आपका ज़्यादा मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो होता है या ईयरली कंपैरिजन बन जाता है तो उसके बेसिस पर ही आपकी पॉलिसी के अमाउंट्स को फिक्स किया जाता है। वो कहता है ग्रेस पीरियड जो होता है वो 1 मंथ का दिया जाता है। अगर किसी टाइम पर आप प्रीमियम नहीं पे कर पाते हो तो 30 दिन का आपको ग्रेस टाइम पीरियड दे दिया जाता है। अगर आपकी क्वार्टरली की बात आती है तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट कर देते हैं। और अगर आप प्रीमियम जो है वो 20,000 से ज़्यादा आप पे नहीं कर पाते एक टाइम में तो उस प्रीमियम को हम चेक के थ्रू भी आप ले सकते हैं, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ECS के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये आपका प्रीमियम होता है ये अंडर सेक्शन 64 VB रेगुलेटरी पेमेंट्स ऑफ प्रीमियम के अंडर आता है। इसके अंदर भी आपके वही सारे के सारी जो प्रोविज़न्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। वो कौन से हैं कि कोई भी इंश्योरर जो है शेल करा जाता है रिस्क इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस अनलेस एंड अनटिल प्रीमियम इज़ रिसीव्ड इन एडवांस। जब तक प्रीमियम एडवांस में रिसीव नहीं होता तब तक आपकी पॉलिसी पर प्रीमियम नहीं बनता है। इंश्योरर्स जो है वो नहीं कर सकता है एज्यूम अपने रिस्क को पहले से ही, इसीलिए उसको प्रीमियम जो है वो एडवांस में पे करते रहना पड़ता है, चाहे वो कैश के थ्रू करे या चेक के थ्रू करे, ठीक है। या फिर कोई भी प्रीमियम का रिफ़ंड जो है तभी उस केस में होता है जब आप पॉलिसी को या तो कैंसिल करवाते हैं या आपकी वो अनसर्टेनिटी या रिस्क जो है वो आपका हो जाता है। वो कहता है आपका जो प्रीमियम है वो कलेक्ट कर दिया जाता है, आपके पॉलिसी होल्डर जो है आपके बिहाफ पर, जो आपके इंश्योरर्स होता है वो आपका इसका बिहाफ पर आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या पोस्टल हॉलीडेज़ वगैरह या बैंक्स वगैरह के थ्रू इसको कलेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा आपका रिवाइवल्स ऑफ पॉलिसी होता है।
नेक्स्ट टॉपिक रिवाइवल ऑफ पॉलिसी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। उसके अंदर क्या होता है, वो कहता है जब एक इंश्योर्ड पर्सन फेल हो जाता है अपने प्रीमियम को एक ग्रेस टाइम पीरियड तक भी पे करने में। मतलब अगर आप ईयरली देते हैं तो आपको 1 मंथ का मिलता है, अगर आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली देते हैं तो 15 दिन का आपको ग्रेस टाइम पीरियड देता है कि आप अपने प्रीमियम की दे दें। लेकिन आप मान लो उस टाइम पीरियड में भी आप अपने प्रीमियम की अमाउंट को पॉलिसी की प्रीमियम अमाउंट को पे नहीं कर पाते, तो उसको पॉलिसी को हम जब्त कर लेते हैं। जैसे आप उसमें भी पढ़ते हैं ना, फॉरफिट कर लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ होता है। तो कहते हैं उसको हम दोबारा से रिवाइव कर लेते हैं। रिवाइवल्स ऑफ द पॉलिसी मीन दोबारा से उस पॉलिसी को किया जा सकता है, खोला जा सकता है। वो कहता है दैट कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि वॉइड होते हैं जब तक कि आपकी पॉलिसी जो है रिवाइव कर दी जाती है। वो कहता है रिवाइवल्स मीन्स रीस्टोर द बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर और पेमेंट्स ऑफ द प्रीमियम। जितनी भी अमाउंट आपके प्रीमियम की होती है, अगर आप उसको ड्यू इंटरेस्ट के साथ अगर पे कर देते हैं तो आपकी उस पॉलिसी को दोबारा से रिवाइवल किया जा सकता है। वो कहता है लाइफ जो एश्योर्ड होती है, फ्रेश हेल्दी एश्योरमेंट होता है उसके लिए। आप टर्म पीरियड जो होता है, अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा लैप हो जाता है तो उस केस में वो कहता है इस केस में आपकी कोई गारंटी पॉलिसी की जो है वो रिवाइवल सेम ओरिजिनल की तरह ही एक्सेप्ट कर ली जाती है। वो कहता है 2 तरीके की रिवाइवल ऑफ द पॉलिसीज़ होती है। कौन कौन सी? एक ओनली व्हेन द एरियर ऑफ प्रीमियम पे किया जाता है, और एक होता है लाइफ टाइम जो एश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं मैच्योरिटी के, वो रिसीव किया जाता है। वो कहता है टाइप ऑफ स्कीम्स होती हैं इसके अंदर, डिफरेंट रिवाइवल स्कीम। एक होता है ऑर्डिनरी रिवाइवल। ऑर्डिनरी रिवाइवल क्या होता है कि ये रिवाइवल जो है अफेक्टेड होता है 6 महीने के अंदर अंदर जो ड्यू डेट होती है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की, जो ड्यू डेट होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप अगर अपने प्रीमियम को दोबारा से विद इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो आपका ऑर्डिनरी रिवाइवल हो जाता है। और उस केस में आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो आपकी गुड हेल्थ से रिलेटेड होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक होता है रिवाइवल ऑन नॉन मेडिकल बेसिस। वो कहता है एक रिवाइवल होता है जो कि नॉन मेडिकल बेसिस पर होता है। इसमें अमाउंट जो होता है वो रिवाइव हो जाता है और वो आपका एक्सीड नहीं होता। नॉन मेडिकल एश्योरेंस जो है इसके अंदर आपका टेकन लिया नहीं जाता, मीन आपका कोई भी मेडिकल्स की इसमें दोबारा से आपका चेकअप नहीं किया जाता। एक होता है मेडिकल बेस पे रिवाइवल्स। वो कहता है कि आपकी पॉलिसी जो है वो नहीं की जा सकती रिवाइव। ऑर्डिनरी जो रिवाइवल होता है उसके तहत पहले आपका दोबारा से रिवाइवल किया जाता है। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उस मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के डिपेंड्स होती हैं, उसी के बेसिस पर आपका किया जाता है। रिवाइवल्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या होता है? वो कहता है जितनी भी अमाउंट आपकी ड्यू प्रीमियम होती है उसमें आपका जो इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिया जाता है ईयरली, उसी के बेसिस पर आपकी पॉलिसी को दोबारा से रिवाइव किया जाता है। आपकी इंस्टॉलमेंट जो रिमेनिंग्स होती हैं उस पर ही आपकी फुल प्रोटेक्शन मिलती है, उससे एक्स्ट्रा पर आपको नहीं मिलती। रिवाइवल बाय लोन होता है कि लोन के थ्रू आप बेसिक सरेंडर वैल्यू जो होती है आपकी उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है और उसके बाद जो ड्यू अमाउंट होती है उसको डिडक्ट कर उस टोटल अमाउंट में से उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर टोटल अमाउंट पर, उसके बेसिस पर आपकी पॉलिसी को बनाया जाता है, उसे बोलते हैं रिवाइवल बाय लोन। एक होता है स्पेशल रिवाइवल। स्पेशल में वो कहता है जो रिवाइवल होता है वो आपका लमसम पेमेंट्स के थ्रू, इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे किया जाता है। जो इंश्योरर्स होता है वो एग्री होता है पॉलिसी में जो आपकी एडवांसिंग ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जो पॉलिसी होती है पीरियड, और जो आपका लैप्स पॉलिसी जो होती है उसके बेसिस पे किया जाता है और अमाउंट को जो है कंसिडरेबली आप रिड्यूस कर सकते हैं। ये था आपका रिवाइवल ऑफ पॉलिसीज़। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा लोन। लोन भी बहुत सिंपल सा है, जो पॉलिसी पर आप लोन लेते हैं, जैसे मैंने एक असाइनमेंट्स टॉपिक करवाया था उसकी तरह ही है ये भी। वो कहते हैं जो पॉलिसी होती है उसको सरेंडर्ड वैल्यू जो होती है उस पर आप लोन ले सकते हैं। जो इंश्योरेंस होता है वो लोन ले सकता है अपनी पॉलिसी पर अपनी टर्म्स और कंडीशन के बेसिस पर। वो कहता है जो जनरली आपका जो लोन अवेलेबल होता है अगेंस्ट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, लेकिन वो कहता है जो पर्सन है वो पे बैक के थ्रू भी आपका लोन जो है वो ले लेते हैं। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस तरह की पॉलिसीज़ पर जो लोन है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अंडर सेक्शन 27(1) के अंडर पार्ट 0 में लाइफ इंश्योरेंस 39 में कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपकी लोन से रिलेटेड एप्लीकेशंस वगैरह में हैं। वो क्या है? वो कहता है एप्लीकेशंस फॉर द लोन टू बी एंडोर्समेंट ऑन द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ द लोन बीइंग प्लेस्ड ऑन द पॉलिसी। वो कहता है
आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के अगर ऐसी हैं जिसके बेसिस पर आपको लोन ग्रांट किया जा सकता है तो आपको लोन दिया जाता है। लोन की अमाउंट जो है वो रिसीव की जा सकती है और पॉलिसी कैन बी असाइंड इन फेवर ऑफ इंश्योरर्स के फेवर में ही आपकी पॉलिसी जो है एंडोर्स की जाती है। वो कहते हैं जो मैक्सिमम लोन की अमाउंट होती है वो आपकी पॉलिसी के 90% जो सरेंडर्ड वैल्यू होती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसके अलावा वो कहता है पेड अप जो पॉलिसी होती है, अगर आपकी पेड अप पॉलिसी है तो उसके 85% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हर एक इंश्योरेंस कंपनी पर, हर एक इंश्योरर पर, हर एक पॉलिसी पर में भी डिफ़र होता है। जो LIC चार्ज करती है इंटरेस्ट वो 9% पर एनम के हिसाब से करती है। इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली बेसिस पे किया जाता है और मिनिमम 6 महीने के लिए किया जाता है। तो कहते हैं आपकी डेथ या मैच्योरिटी अगर इस 6 महीने के अंदर हो जाती है तो जो आपका इंटरेस्ट होता है वो चार्ज कर दिया जाता है आपकी मैच्योरिटी और डेथ के बेसिस पर। उसके बाद इसके कुछ प्रोहिबिशंस ऑफ लोन होते हैं, मीन जो आपको नहीं करने होते उस केसेस में आपको लोन नहीं दिया जाता। वो प्रोविशंस क्या क्या हैं? वो कहता है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लोन नहीं देती है आपकी प्रॉपर्टी या पर्सनल सिक्योरिटी, आपकी डायरेक्टर है, मैनेजर है, मैनेजिंग एजेंट है या एक्चुअली ऑडिटर है या ऑफिसर है या कंपनी का, इनको आप लोन नहीं दे सकते हैं, इनको आप लोन से प्रोहिबिटेड करते हैं, इन्हें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मना करती है। इसके अलावा 86D के अंदर भी इंश्योरेंस कंपनी 1930 में जो है वो ये बताया गया है कि कोई भी जो डायरेक्टर है वो भी अपनी पॉलिसी के थ्रू, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू किसी भी तरीके से सरेंडर्ड वैल्यू पर लोन ग्रांट नहीं कर सकता। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी भी लोन नहीं ले सकती अंडर सेक्शन 29(1) के अंडर। वो भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जिन पर लोन नहीं लिया जा सकता। उसके अलावा जो टोटल अमाउंट होती है ऑल एडवांसेस, तो वो आपकी अगर 10,000 से ज़्यादा है या 1 करोड़ और 5,000 से ज़्यादा है तो उस केस में भी आपका लोन जो है वो प्रोवाइड किया नहीं जा सकता। उसके अलावा बेटा आपका एडिशनल लोन होता है एक, जो कि इस लोन से अलग अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो कहता है देयर कैन बी मोर लोन एक पॉलिसी पर एक से ज़्यादा लोन जो है वो लिए जा सकते हैं। जो प्रीवियस लोन अमाउंट है अगर वो आपकी 90% से ज़्यादा नहीं है, अगर आपकी 85% ऑफ पेड अप वैल्यू है तो उसकी सरेंडर्ड वैल्यू के बेसिस पर आपको एक एडिशनल लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसमें कि ओवरड्यू इंटरेस्ट जो है वो प्रोविजंस जो है वो लोन का डिडक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा इनएलिजिबिलिटी इंश्योरेंस प्लान के अंदर वही चीज़ें हैं जो थी कि आपका कोई भी जो है लोन है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता डेफरमेंट पीरियड के अंदर। अगर कोई भी मनी बैक पॉलिसी है वो एलिजिबल नहीं है। एक पीरियड पेमेंट्स मेक किया जाता है पॉलिसी होल्डर का जो कि सरेंडर वैल्यू के बेसिस पर है। कोई भी एन्युइटी है, पेंशन्स है, प्लान है, वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं आपके इन सभी चीज़ों के लिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आगे हम सरेंडर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।